Hi guys, this is Abhishek Verma and you are watching Vidya's Thaliwale Sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि कुछ कारणों की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। हमने कॉजेस पढ़े फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जिसमें पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज और इकोनॉमिक कॉज हमने पढ़ा। लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। तो उन्हीं दो मेन कारणों को हमें पढ़ना है जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। उनमें से सबसे मेन दो कारण है, पहला ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर। जी हाँ, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास का मतलब जो भी थर्ड स्टेट के पीपल थे, मिडिल क्लास वाले, कॉमन पीपल, उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। उन्होंने, मिडिल क्लास वालों ने अर्निंग की, खुद को एजुकेट किया और फिर उनको यह रियलाइज हुआ कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका किंग उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और रिवॉल्यूशन करना चाहिए। और दूसरा कि फ्रांस में जो फिलोसोफर थे, यानी कि जो नॉवेल्स लिखते थे, जो लोगों को इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, वो अपनी बातों से, अपने थॉट्स से, ये फिलोसोफर लोगों को इंस्पायर करने लगे। अब वो राजा के खिलाफ खुलेआम लिखने लग गए, राजा की गलतियों को सबको बताने लग गए कि राजा ये गलत काम कर रहा है, राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राजा को कौन से अच्छे काम करने चाहिए, राजा को अपने जनता की भलाई सोचनी चाहिए, टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो थी फिलोसफर के द्वारा की गई, जो आगे चल के रिस्पॉन्सिबल हुई किस चीज के लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो जी हाँ, हमें यही दोनों कारण पढ़ने हैं एक के बाद एक, कैसे इन दो कारणों की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का ग्रोथ होना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास ने जब खुद को डेवलप किया तो वो अवेयर हो गए, और जब वो अवेयर हुए कि उनके राइट्स क्या हैं, है ना, उनके लिए क्या अच्छा है, कौन उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, कैसे वो एक्सप्लॉइटेशन को रोक सकते हैं और अपने किंग से, अपने गवर्नमेंट से क्या राइट्स डिमांड कर सकते हैं, तब जाके ये एक रिस्पॉन्सिबल रीजन बना किसके लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। कि मिडिल क्लास ने सबसे पहले खुद को डेवलप किया, डेवलप करने के बाद मिडिल क्लास अपने राइट्स के प्रति अवेयर हो गई, उन्हें पता चल गया कि उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, थॉट्स उनके जो चेंज हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से गवर्नमेंट का अपोज करने में, और फाइनली क्या हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो ये था ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। अब इसको हम डिटेल में प्रोसेस पढ़ते हैं कि कैसे मिडिल क्लास ने खुद को डेवलप किया। सो नाउ we will talk about the growth of middle class, how middle class consume their growth, how they achieved their growth. We will talk about it. So during 18th century middle class witnessed growth. 18th century के समय में मिडिल क्लास ने क्या किया, ग्रोथ विटनेस किया, उन्होंने ग्रोथ डेवलप की। उनको जो भी कंडीशन की थी, इकोनॉमिकल हो या सोशल हो, उसमें वो डेवलप हुए, यानी जिस लेवल पर भी थे सोसाइटी में, जिस स्टेटस पर भी थे, उससे क्या हुआ, उनका डेवलपमेंट हुआ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, उनका डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो उन्होंने किया ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉमन पीपल में दो पार्ट थे थर्ड स्टेट में, एक लोअर क्लास और एक मिडिल क्लास। उसमें मिडिल क्लास में कुछ लॉयर्स, है ना, इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे पर्सन थे जो ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो मिडिल क्लास ने 18th सेंचुरी के समय ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग करके क्या किया है, ग्रोथ डेवलप की है। जब उन्होंने ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग की तो उनके पास इनकम जनरेट हुई, उनके पास पैसा है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। और उसके बाद जब उनके पास एक्स्ट्रा इनकम थी तो उन्होंने उससे एजुकेशन लिया, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, उनकी जनरेशन एजुकेटेड हुई। और जब वो पढ़ लिख गए, जब उन्होंने खुद को एजुकेट कर लिया, तो उसके बाद वो दूसरे लोगों की लिखी हुई बातों को, बुक्स में जो, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स छपता, फिलोसफर लोग जो नॉलेज प्रोवाइड करते, जो थॉट्स या सजेशन प्रोवाइड करते और बताते कि दुनिया के दूसरे देशों में किस तरह से लॉज चलते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं, ये सारी बातें मिडिल क्लास को पढ़ने मिली फिलोसफर के द्वारा। और ये कैसे पढ़ने मिली, क्योंकि मिडिल क्लास ने खुद को क्या कर लिया, एजुकेट कर लिया। कैसे एजुकेट किया, ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग करके। ये कब हुआ, सब 18th सेंचुरी में हुआ। और जो फिलोसफर जो बातें लिखा करते थे बहुत ही इंस्पिरेशनल हुआ करती थी, वो एग्जाम्पल भी दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दिया कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वहाँ पे सबको वोटिंग राइट्स है, वहाँ सब समान है, कोई फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट नहीं है, सबको टैक्स देना पड़ता है। ये सारी चीजें, इन सब तरह का एग्जाम्पल फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया, जिसको मिडिल क्लास ने एजुकेट होने के बाद पढ़ा, समझा और वो इंस्पायर हुए कि वो क्या करें, रिवॉल्यूशन करें। किसके खिलाफ, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ, लुइस के खिलाफ, लुइस 16 जो फ्रांस का किंग था। तो ये था ग्रोथ ऑफ मिडिल
क्लास। सो एक और अदर फैक्टर है जो कि है कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर, जो रिस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन कैसे था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसकी हम बात करते हैं। तो जो फिलोसफर लोग हुआ करते हैं सोसाइटी में, हमारे यहाँ भी हैं, अभी भी प्रेजेंट टाइम में, और पहले भी हुआ करते थे सभी जगह पर। तो ये जो फिलोसफर थे उनका मानना क्या था सोसाइटी में, कि जो भी सोसाइटी बनती है या जो भी सोसाइटी हमारी होती है वो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए। यानी अमीर गरीब मध्यम वर्ग सबके सब इक्वल स्टेटस के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर को ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है या गरीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि अमीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है गरीब को फायदा पहुंचाया। सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। सोसाइटी में क्या होना चाहिए, लॉज शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। जैसे हमारे यहाँ होता है सभी को इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, वोट देने का अधिकार है, जॉब करने का अधिकार, ये सारी चीज़ें जो हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये सब अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गया है। तो हमारा जो सोसाइटी है वो क्या है, इक्वालिटी बेस पे। तो सेम डिमांड फ्रांस के फिलोसफर भी करते थे, वहाँ के थिंकर्स भी यही डिमांड करते थे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। वो इस बात के खिलाफ थे पूरी तरह से कि किसी भी स्टेट को, किसी भी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को बाय बर्थ फायदा पहुंचाया जा रहा है। स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा फायदा अलग से किसी भी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि थर्ड स्टेट को सारी तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, तिथि, तैली, गैबल्स एक्सेट्रा, है ना। तो इस बात के खिलाफ कौन लोग हैं, सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स लोग। इनका मानना है कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इक्वल लॉज। इन जो फिलोसफर्स लोग हैं इन्होंने तो सजेशन भी दिया, इन्होंने कई बुक्स लिखी और उन बुक्स में सजेशन दिया कि जो भी गवर्नमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, उसका पावर डिवाइड होना चाहिए, वो बटी होनी चाहिए, है ना। पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे मोनार्की में क्या होता है, राजा ही सारे फैसले लेता है, वो फैसले लेने से पहले किसी से पूछता भी नहीं, उसकी अगर मर्जी हुई तो फैसले बदल देगा जब चाहे, है ना। वो खुद ही जज होता है, खुद ही जूरी होता है, खुद ही रूल्स को खुद ही बनाता है, रूल्स फॉलो कराता है, जिसका जब मन करे तो रूल बदल भी देता है। तो ये सारी चीज़ें राजा खुद से करता है। जबकि फिलोसफर्स का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में क्या होना चाहिए, पावर्स का डिवीजन होना चाहिए। कुछ फिलोसफर जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, जॉन लोके, रोज्यू, इन्होंने बताया कि सोसाइटी डिवाइड होनी चाहिए, पावर्स बटी होने चाहिए तीन फॉर्म में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीन फॉर्म में पावर बटी होनी चाहिए। जैसे आज के प्रेजेंट के समय में हमारे इंडिया में है, हमारी सोसाइटी में है। इसी बात का फेवर कौन लोग कर रहे थे, फिलोसफर लोग कर रहे थे। और फिलोसफर्स की लिखी हुई बातों को कौन पढ़ रहा था, मिडिल क्लास वाले पढ़ रहे थे। कैसे, जब उन्होंने खुद को एजुकेट किया। कैसे एजुकेट किया, जब उन्होंने ट्रेड किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और इनकम जनरेट तो खुद को एजुकेट किया। ये सब किस समय की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। तो ये सारा चीज रिस्पॉन्सिबल है मिडिल क्लास का ग्रोथ होना, और फिलोसफर्स का कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन कराने में कंट्रीब्यूट किया है। तो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अब हम उन सर्कमस्टेंसेस और उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। देखिए, हमने पढ़ा कि बेस्टली फोर्ट इवेंट हुआ, वही शुरुआत माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो ऐसा तो नहीं है कि बेस्टली फोर्ट तुरंत के तुरंत हो गया। हमने पढ़ा था कि बेस्टली फोर्ट में जो ट्रूप्स हैं वो पहले आई थी, जिनके डर की वजह से र्यूमर स्प्रेड हुआ और लोगों ने क्या किया, बेस्टली फोर्ट इवेंट किया। लेकिन हमें ये भी पढ़ना होगा कि क्यों किंग जो है वो मजबूर हो गया ट्रूप्स को, आर्मी को सिटी में बुलाने के लिए। ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, क्या गलत बातें हुई जिनकी वजह से राजा को ट्रूप्स को सिटी में बुलाना पड़ा, किस तरह से शुरुआत हुई इन सब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की। और बेस्टली फोर्ट के पहले की कंडीशन की बात करें ना, जो सिचुएशन था बेस्टली फोर्ट के इवेंट का, उसी को रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक बोला गया। आउटब्रेक का मतलब शुरुआत। कैसे शुरुआत हुई इस कहानी की, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तुरंत जो लोगों ने इवेंट कर दिया 1789 के जस्ट पहले का जो इवेंट है, वो सारी बातें जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो जो इंसिडेंट मार्किंग है बेस्टली फोर्ट की इवेंट के जस्ट पहले का, वो इंसिडेंट है स्टेट जनरल की मीटिंग। ये स्टेट जनरल क्या होता है, तो देखिए, स्टेट जनरल एक गवर्निंग बॉडी है, एक ग्रुप है जो फ्रांस में हुआ करती थी। इसमें कम से कम 4 लोग हुआ करते थे। 4 लोग कौन से, सबसे पहले तो इसमें मोनार्क हुआ करता था, फिर फर्स्ट स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, फिर सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, हर एक जो स्टेट है उसमें से उनका लीडर, उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का एक लीडर आता था, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, और मोनार्क होता था, और इनकी मीटिंग होती थी। और जब भी ये मीटिंग होगी तो ये आपस में डिस्कस करेंगे और मेजर डिसीजन लेना है।
यानी कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट में कि स्टेट जनरल जो है एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें कौन कौन होते थे, मोनार्क होता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और यही लोग मीटिंग करके आपस में किसी मेजर डिसीजन को लेते थे। और लेकिन फिर भी यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि स्टेट जनरल की मीटिंग में भले ही ये सारे कॉम्प्रोमाइज हो, मोनार्क, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन मीटिंग में हमेशा किसका होगा, मोनार्क का ही होगा। यानी इन रिप्रेजेंटेटिव्स का होना नहीं होना कोई मतलब ही नहीं है ना। मोनार्क जो है वो अपनी मनमानी करता था, ठीक। और ये स्टेट जनरल की मीटिंग तभी होती थी जब कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेना हो। तो इसके पहले जो लास्ट स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। 1614 में जो लास्ट मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, कब हुई थी, 1614 में हुई थी। उसके बाद कोई भी स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद डायरेक्ट जाके स्टेट जनरल की मीटिंग जो लुइस 16 ने की है वही मीटिंग हुई है। तो स्टेट जनरल में इसके बारे में पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ते हैं कि उस मीटिंग में हुआ क्या। जब लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग मिलाई तो उस मीटिंग में क्या हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती है और उसमें कैसे कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स या कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं। तो पहली जो सबसे पहले लास्ट जो स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1614 में। उसके बाद जब लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई तो वो कब बुलाई, 5 मई 1789 को। जी हाँ, बेस्टली 41 के पहले, बेस्टली 41 1789 में हुआ है जुलाई में, तो उसके जस्ट पहले 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है। और इस स्टेट जनरल की मीटिंग को किसने बुलाया है, तो लुइस 16 जो किंग है, जो मोनार्क है, उसने बुलाई है वो मीटिंग। हम पहले से जानते हैं कि जो स्टेट जनरल होता है उसमें 4 तरह के कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। इस गवर्निंग बॉडी में किंग होता है जो हेड होता है, उसके बाद फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें स्टेट जनरल में होते हैं। जब 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में क्या किया गया, मोनार्क जो है वो हेड था इस पूरी मीटिंग का। इस मीटिंग में सबसे पहले तो लोअर क्लास के पीपल को, विमेन्स को आने ही नहीं दिया, पीजेंट्स को, फार्मर्स को इस मीटिंग में बुलाया नहीं, उनको एंट्री ही डिनाइड कर दी गई। वो तो नहीं आ पाए तो उन्होंने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथ से, यानी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में लेटर्स लिख के, अबाउट 40,000 लेटर्स उनके हाथों से भिजवाए थे इन लोगों ने लिखकर, जिनको एंट्री नहीं दी गई। तो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो 300 उनको खड़ा रखा जाता था, उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी असेंबली में, वो खड़े रहते थे किंग से दूर। तो किंग के दोनों साइड में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बैठा करते थे और उन्हें बैठने की जगह दी जाती थी, जबकि थर्ड स्टेट वालों को बैठने की भी जगह नहीं दी जाती थी। तो इस स्टेट जनरल का मीटिंग का जो रूल था, जो आपको पहले ही बताया कि मीटिंग हेल्ड होगी, इसमें तीनों स्टेट और चारों गवर्निंग बॉडी, मतलब जैसे किंग और 3 स्टेट्स यानी चारों मिलकर रहेंगे, लेकिन आखिरी जो डिसीजन लेना है वो कौन लेता है, मोनार्क ही लेता है, किंग ही लेता है। तो इसके पहले मीटिंग का रूल क्या था कि हर स्टेट से 1 वोट रहेगा, यानी अगर किसी भी डिसीजन को लेना है तो 1 वोट किंग का, 1 वोट फर्स्ट स्टेट के लोगों का, 1 सेकंड स्टेट का, थर्ड स्टेट, यानी 4 का वोट होगा। यानी किसी डिसीजन को 3 लोग मान जाए और 1 नहीं माने तो काम तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको गौर करने वाली बात यह है, अगर एक स्टेट से 1 वोट रहेगा तो देखिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स देना पड़ता है क्या, नहीं देना पड़ता है। और किंग को भी तो टैक्स देना है, उसको तो उल्टा टैक्स लेना है। यानी टैक्स बढ़ने से इन तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स घटने से भी इनका कोई खास नुकसान नहीं होता। तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और किंग का। तो मान लीजिए कभी राजा ने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी कि टैक्स बढ़ाना है, इसके लिए मीटिंग है, तो मुझे एक बात बताइए, थर्ड स्टेट वाले अगर बोल भी दे कि टैक्स नहीं बढ़ेगा, तब भी तो उनकी कोई डिमांड सुनने ही नहीं वाला है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट को टैक्स देना नहीं पड़ता, सेकंड स्टेट को टैक्स देना नहीं हो, तो राजा की हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो तो पहले से अमीर है, वो तो राजा की हाँ में हाँ मिलाएंगे कि हाँ भाई टैक्स बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि हमको तो देना वैसे भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से नाइंसाफी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस तरह से भेदभाव चलता था, इक्वालिटी नहीं थी फ्रांस की सोसाइटी में। कहाँ पर, स्टेट जनरल की मीटिंग में। तो जब 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई गई तो उस मीटिंग में भी टैक्स बढ़ाने के लिए डिसाइड किया गया और वहां पर भी रूल फॉलो करवाया गया, ईच स्टेट 1 वोट, कि हर स्टेट से 1 वोट रहेगा। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग आए थे वो इस बार कुछ अलग चाहते थे। उनका डिमांड क्या था कि ईच स्टेट 1 वोट नहीं होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, ईच मेंबर 1 वोट होना चाहिए, यानी एक मेंबर का 1 वोट होना चाहिए। तो ये इक्वालिटी की तरह हो गया, जैसे डेमोक्रेसी में होता हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ कोई भी पर्सन हो जो 18 ईयर्स के ऊपर है, 18 ईयर्स का है, वो वोट देने जाता है तो उसके वोट की वैल्यू 1 ही होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी एरिया का हो, उसके वोट की वैल्यू 1 ही होती है। तो सेम बात डिमांड कर रहे थे कौन, थर्ड स्टेट के लोग। बस इस बात को राजा ने डिनाई कर दिया, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया
और थर्ड स्टेट के लोग असेंबली छोड़ के विरोध में, प्रोटेस्ट में चले गए। तो ये स्टेट जनरल की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। और वैसे भी अगर आप बात की जाए थर्ड स्टेट की मीटिंग की या इस पूरे स्टेट जनरल की मीटिंग की, तो आप हमेशा देखेंगे कि इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका होता होगा, इन थर्ड स्टेट वालों का ही, क्योंकि उनकी तो कोई डिमांड ही नहीं सुनता, उनकी तो कोई बातें ही नहीं सुनता है। टैक्स बढ़ाने की बात हो या कोई और डिसीजन लेने की बात हो, उनकी वैल्यू कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, वो तो हमेशा राजा का फेवर करेंगे, क्योंकि उनको ना टैक्स देना है ना कोई अदर एक्सपेंसेस देना है। तो ये जो पूरी मीटिंग होती थी, ये जो पूरी गवर्निंग बॉडी है, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी चीजें जो होती थी कहाँ होती थी, फ्रांस में होती थी। फ्रांस का मोनार्क करता था और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले करते थे। तो इसी बात से थर्ड स्टेट वाले और नाराज हो गए। ये एक और फैक्टर था, इससे वजह से उनके अंदर और गुस्सा बढ़ गया और आगे चलकर उन्होंने क्या कर दिया, फिर फ्रांस रिवॉल्यूशन कर दिया। तो स्टेट जनरल के बारे में पढ़ने के बाद, स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई उसके पढ़ने के बाद, उसका फेलियर का पढ़ने के बाद, कैसे थर्ड स्टेट वालों ने उसको बैकआउट कर दिया, प्रोटेस्ट में वो चले गए जब उनकी डिमांड नहीं मानी गई राजा के द्वारा। तो उसके बाद क्या हुआ, उस स्टेट जनरल की मीटिंग के फेलियर के बाद जो हुआ है उसे हमें पढ़ना है। तो चलिए हम उसे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि स्टेट जनरल की मीटिंग फेल हो गई, थर्ड स्टेट की बात को नहीं माना गया, थर्ड स्टेट की डिमांड ईच मेंबर वन वर्ड को किंग ने डिनाई कर दिया और थर्ड स्टेट उस स्टेट जनरल की मीटिंग से प्रोटेस्ट के लिए चले गए। तो वो मीटिंग हो गई अनसक्सेसफुल। तो थर्ड स्टेट वालों ने अपनी डिमांड मनवाने के लिए और अपनी मीटिंग को फिर से सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने एक और मीटिंग बुलाई। कहाँ पर, टेनिस कोर्ट वर्साइलीज में। तो टेनिस कोर्ट वर्साइलीज क्या है, टेनिस कोर्ट एक जगह है जहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था। तो जिस भी जगह पर कोई एग्रीमेंट या लॉ बनता है उस जगह को क्या कह देते हैं, वर्साइलीज कह देते हैं। तो इंडो टेनिस कोर्ट था, वहां पे हॉल जैसा मीटिंग हुआ, हॉल में ऐसी मीटिंग होती है, उस तरह की मीटिंग हुई। और ये मीटिंग कब हुई है, तो 20 जून 1789 को। 5 मई को स्टेट जनरल की मीटिंग थी, वो फेल हो गई थी। उसके बाद फिर 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट वालों ने अपनी खुद की मीटिंग बुलाई। कहां पर, टेनिस कोर्ट वर्साइलीज में। थर्ड स्टेट के पीपल वहां पर जमा हुए। तो ये जो थर्ड स्टेट के पीपल वहां पर असेंबल हुए टेनिस कोर्ट वर्साइलीज में, उनका मकसद क्या था, वो क्यों जमा हुए थे, तो उनका मकसद था कि मोनार्क की पावर को कम करना है। यानी जो किंग है लुईस 16 जो मनमानी करता है, हर डिसीजन अपने मन से लेता है, उसकी पावर को क्या करना है, कम करना है। तो सवाल ये आता है कि जब ये सारा मीटिंग हो रहा है तो राजा कहाँ है, उसका ध्यान कहाँ है। तो जब थर्ड स्टेट वाली जो इसके पहले जो मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, वो मीटिंग फेल होने के बाद राजा को लगा कि थर्ड स्टेट वालों के अंदर पहली बार गुस्सा देखा गया है, थर्ड स्टेट वाले पहली बार वो जो असेंबली वो छोड़ के चले गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, लोगों के दिखावे के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करवा दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। उसने अपने यहाँ की असेंबली को, वहाँ की नेशनल असेंबली को ऑर्डर दे दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन राजा की मर्जी से बन रहा था, ऐसा नहीं था वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को पावर देना जा रहा था। वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ राजा की पावर्स को रिटर्न फॉर्म में दिखाने जा रहा था। तो लोगों को शांत करवाने के लिए, लोगों को बहलाने के लिए राजा ने डिसीजन लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करे, वहां की नेशनल असेंबली क्या करे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। बट थर्ड स्टेट के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। वो जानते थे कि लुईस 16 अपनी ही मनमानी करेगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रहे या ना रहे। इसीलिए थर्ड स्टेट वाले अपनी बात मनवाने के लिए टेनिस कोर्ट वर्साइलीज में उन्होंने क्या किया, मीटिंग किया। कब हुआ मीटिंग, 20 जून 1789 को ये हुआ मीटिंग। किस लिए हुआ ये मीटिंग, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। और उस समय किंग तो बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने में। और ये जो मीटिंग हुई है, जो पूरा थर्ड स्टेट वाले जमा हुए हैं, इनको लीड करने वाले 2 पर्सन थे, एक था मिराबो और दूसरा अबेसीज। और मजे की बात तो ये है, ये दोनों थर्ड स्टेट को बिलोंग ही नहीं करते। जी हाँ, जो मिराबो था वो पावरफुल स्पीकर था और नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। नोबल मतलब नोबिलिटी, मतलब कोर्ट और प्रोविंशियल वाले नोबिलिटी है ना। तो इसमें से कोर्ट होगा या प्रोविंशियल होगा, प्रोविंशियल, कि कोर्ट वाले तो अपने लोगों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही नहीं देते थे, बट ये मिराबो ध्यान दे रहा था। तो मिराबो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, नोबल फैमिली को बिलोंग करता था, फिर भी वो थर्ड स्टेट के राइट्स के लिए उनका लीडर बना और उसने टेनिस कोर्ट वर्साइलीज में उनको लीड किया। और एक और लीडर था जो था अबेसीज। ये अबेसीज भी थर्ड स्टेट को बिलोंग नहीं करता। ये जो अबेसीज है, ये क्लर्की को बिलोंग करता है। इसने चर्च में प्रिस्ट के लिए काम किया, यानी लोअर क्लर्की था, ये हाई क्लास वालों के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। इसे भी दिखा कि चारों तरफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दोनों क्लास वाले डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं थर्ड स्टेट के ऊपर, इसीलिए इसने भी क्या किया, उनका साथ छोड़ के थर्ड स्टेट वालों का लीडर बना। इसकी खास बात क्या थी कि इसने एक पॉम्पलेट लिखा था, इसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट के लोग कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हुए उसने एक बुक लिखी, नॉवेल लिखा, जिसको लोगों ने पढ़ा
और इसके मन में, इस अबेसीज के मन में क्या था, हमदर्दी था किन लोगों के लिए, थर्ड स्टेट वालों के लिए। तो ये है टेनिस कोर्ट वर्साइलिस। टेनिस कोर्ट वर्साइलिस 20 जून को 1789 में एक मीटिंग हुई है। वो मीटिंग क्यों हुई है, मोनार्क की पावर को कम करने के लिए। किसने की है मीटिंग, थर्ड स्टेट वालों ने। किसकी लीडरशिप में हुआ है, मिराबू और अबेसीज। तो ये मिराबू और अबेसीज कौन है, मिराबू जो है पावरफुल स्पीकर है, जो कहाँ बिलोंग करता है, नोबल फैमिली को बिलोंग करता है, नोबिलिटी है। और जो अबेसीज है वो प्रीस्ट के लिए काम कर चुका है चर्च में, वो किसको बिलोंग करता है, क्लर्गी को बिलोंग करता है। और उसने पॉम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो इस तरह से टेनिस कोर्ट वर्साइलिस बोला गया है। तो इतने सारे फैक्टर्स को पढ़ने के बाद जिनके वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अगर हम कंक्लूजन निकालें, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, और दूसरे दो कॉज थे जो फैक्टर्स थे, ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास और एक क्या था उसमें, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर। जी हाँ, तो इन सारों के पढ़ने के बाद हमें पता चलता है, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो सबसे मेन कारण क्या है। सबसे मेन कारण लुईस सिक्सटीन का टैक्स बढ़ाना नहीं है। सबसे मेन कारण सोसाइटी में जो डिवीजन है वो भी नहीं है। सबसे मेन कारण है इकोनॉमिक कॉज। सबसे मेन कारण जो लोगों की इकोनॉमी कमजोर होगी, लोग 2 वक्त का खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, एपिडेमिक्स आ गया है, हेल और ड्रॉप आ गया है, और ऊपर से टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो जो भी पैसे से रिलेटेड या इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब हुई थर्ड स्टेट के लोगों की, फ्रांस के लोगों की, वही मेन रीजन था किस चीज का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो अगर इमीडिएट कॉज पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे कि इकोनॉमिक कॉज वाज द मेन फैक्टर फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इन्हीं सबको देखते हुए जो सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे थे, जैसे कि टेनिस कोर्ट वर्साइलिस, जैसे कि उसके पहले स्टेट जनरल की मीटिंग हुई जो फेल हो गई, इन सब बातों को देखते हुए किंग के मन में एक शंका हुई। किंग को डाउट हुआ कि अभी तक तो कभी भी किसी स्टेट के पीपल ने मेरे खिलाफ रिवोल्ट नहीं किया, पास्ट में किसी मेरे पूर्वज के खिलाफ, किसी दूसरे किंग के खिलाफ भी रिवोल्ट कभी नहीं किया। तो आखिर अचानक से इनके मन में, जो थर्ड स्टेट वाले हैं, पीपल हैं, इनके मन में जो गुस्सा नफरत आ गया है उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। तो किंग ने लोगों को शांत करने के लिए, लोगों का गुस्सा कम करने के लिए, दिखावे के लिए उसने क्या किया, लोगों को परमिशन दी कि चलिए आप नेशनल असेंबली बनाइए, आप एक पार्लियामेंट बना लीजिए, उसमें लोग चुन लीजिए और उसमें इलेक्शन करा के उनसे रूल बनवाइए। पर ये रूल ऐसा नहीं है कि जो लोग बोलेंगे वो होगा, जैसा हमारी डेमोक्रेसी में होता है ऐसा नहीं होता है। उसमें किंग जो बोलता है वही करते, कौन, चुने हुए नेता लोग। तो फिर इलेक्शन का, ये नेशनल असेंबली बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। ये सब कुछ तो क्लूलेस, बेकार था पूरा, क्योंकि जब करना राजा की ही मर्जी के है तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, पॉलिटिकल लीडर चुनने की क्या जरूरत है, असेंबली या पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या है। 4 अगस्त को जब किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली को परमिशन दी कि हाँ कि आप 4 अगस्त 1789 को परमिशन दी कि आप जाइए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। बट थर्ड स्टेट वाले इस बात को मानने को बिल्कुल रेडी नहीं हुए। उन्हें पता था कि लुईस 16 सारी पावर अपने पास ही रखने वाला है। तो दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब किंग ने नेशनल असेंबली की परमिशन दी, यानी 4 अगस्त 1789 को जब किंग ने कहा कि आप नेशनल असेंबली पार्लियामेंट बना लीजिए, तो उसका असर क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट निकला सोसाइटी में। तो सबसे पहली बात यह कि जब नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसे मान्यता मिली कि हाँ आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, पार्लियामेंट बनाइए, तो इस नेशनल असेंबली ने सबसे पहला डिसीजन मेजर क्या लिया कि जो भी सारे फ्यूडल सिस्टम हैं, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो स्पेशल फायदा मिल रहा है, स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं बाय बर्थ, किन लोगों को, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को, उसको क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। यानी किसी को भी बाय बर्थ कोई फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप नोबिलिटी हुई है, चाहे क्लर्की हुई है, या चाहे आप थर्ड स्टेट, किसी को कोई स्पेशल राइट बचपन से पैदा होते बराबर बाय बर्थ नहीं मिलेगा। यानी स्पेशल फायदा खत्म। जैसे क्लर्की से पढ़ाई करवाते थे चर्च में, वो नहीं रहेगा। नोबिलिटी क्या करेंगे, सिर्फ नोबल लाइफ जिएंगे, दूसरों को काम देंगे, वैसा काम नहीं चलेगा। जिसको जो करना है कर सकता है, जिस फील्ड में जाना है जा सकता है। दूसरी बात, जैसे ही नेशनल असेंबली आई, वेरियस टाइप के जो टैक्सेस थे वो एंड हो गए, है ना। जो भी टैक्सेस लगे हुए हैं, टैक्सेस तो सिर्फ एक ही स्टेट पे लगे थे, कौन सा स्टेट, थर्ड स्टेट। किस तरह के टैक्सेस, तिथि, पैली, गैबल, इस तरह के जो टैक्सेस लगे थे, इन सारे टैक्सेस को एंड कर दिया गया। तो नेशनल असेंबली बनने का 2 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है। ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है कि फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जो भी टैक्सेस हैं, किस प्रकार के टैक्स है, तिथि, तैली और गैबल, इन सबको क्या किया गया, एंड किया गया। तो ये नेशनल असेंबली बनने का कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, हाउ फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये क्या होता है? मोनार्की का मतलब तो आप जानते हैं कि रूल ऑफ किंग, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप जानते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, है ना, संवैधानिक। ठीक, तो जिस भी कंट्री में किंग भी होता है और वो किंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बनवाता है या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रूल करता है, अपने सारे रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखाता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोल देते हैं। पहले सिर्फ किंग था तो फ्रांस तो मोनार्की था, है ना, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया तो फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया, दो चीज ऐड हो गया। ठीक है, तो जो फ्रांस का राजा है लुईस 16, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की परमिशन दे दी थी, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो फ्रांस जो है वो मोनार्की से क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो चलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद इफेक्ट क्या हुए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दी हमें फ्रांस में। तो सबसे पहला 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का परमिशन 4 अगस्त को मिला था, 4 अगस्त को दिया था लुईस 16 ने, 4 अगस्त 1789 को, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना समय लग गया और 1791 में 2 इयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस बात को ध्यान में रख के बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने किस मेन बात को अपने अंदर रखा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इसी लाइन में बनाना है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटिव था कि मोनार्क की पावर कम करनी है, लिमिट पावर ऑफ मोनार्क। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त हर लॉ ऐसा बनाना था जिससे मोनार्क को पावर क्या मिले? कम मिले, यानी लुईस 16 किंग के पास पावर कम रहे। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड कर दिया। यानी जो पावर पूरी राजा के पास होती थी, राजा ही लॉ बनाता था, राजा ही लॉ को फॉलो करवाता था, राजा ही किसी भी क्राइम के लिए सजा सुना देता था, यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव राजा ही होता था अकेले। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पूरे फ्रांस में जो पावर है, पूरे राजा की जो पावर थी, अब वो 3 भागों में बांट दी जाएगी। कौन से 3 भागों में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 पार्ट में राजा की पावर बटी होगी। यानी लेजिस्लेचर मतलब लॉ कोई और बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट कोई और करेगा, लागू कोई और करेगा, और जुडिशरी उस लॉ की रक्षा करेगा, यानी लॉ तोड़ने वाले को सजा देगा। कौन? जुडिशरी। यानी 3 अलग अलग ग्रुप रहेंगे। ये जो और कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता था कि अब जो लॉ बनाने की पावर है वो नेशनल असेंबली होगी। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है, उनके पास लॉ बनाने की पावर होती है, और उस लॉ के उस पावर को फॉलो करवाते हैं कौन लोग? हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग, और उस बने हुए लॉ की रक्षा करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बिल्कुल सेम वहां भी ऐसा होने वाला था, फ्रांस में भी। अब पावर जो भी लॉ है उसको बनाने की पावर किसके पास चली गई है? नेशनल असेंबली की। और नेशनल असेंबली में जो लोग होंगे, नेशनल असेंबली में डिसाइड किया 745 लोग रहेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि किस तरह से लॉ बनेगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव लॉ को फॉलो करवाने वाले ये किंग ही था, और जुडिशरी अलग से गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट के जजेस रहे होंगे, उनको बनाया गया होगा। तो इस तरह से पावर डिवाइड की कर देगी, और इस तरह से फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया। लेकिन आपको एकदम एक वर्ड में ध्यान रखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या किया? सबसे पहला, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर है किंग की 3 भागों में डिवाइड कर दी। कौन से 3 भागों में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा काम क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? कि जो भी लॉ मेकिंग पावर है वो किसके पास होगी? सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के पास होगी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये इफेक्ट हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के। कहाँ पर? फ्रांस में। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस। चलिए अब हम बात करेंगे नेशनल असेंबली की। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेशनल असेंबली का स्ट्रक्चर कैसा था, कौन लोग नेशनल असेंबली में थे, उनका क्राइटेरिया क्या था, किस तरह के टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेशनल असेंबली के बारे में पहले बताया है कि टोटल 745 मेंबर्स का क्या था? ग्रुप था। कितने मेंबर्स का? टोटल 745 मेंबर्स रहेंगे नेशनल असेंबली में। अब इस नेशनल असेंबली के लोगों को चुनता कौन था? हु इलेक्ट द पीपल ऑफ नेशनल असेंबली? तो द पीपल ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय इलेक्टोर्स। इलेक्टोर क्या है? एक ग्रुप है। कितने का? 50,000 मेन लोगों का एक ग्रुप है। 50,000 आदमी लोग चुने जाएंगे। हाँ, मेन बोल रहे हैं, वीमेन नहीं। यानी वोटिंग राइट्स इसको से सिर्फ और सिर्फ मेन को है, वीमेन को नहीं। तो 50,000 मेन का एक ग्रुप होगा जिसको क्या बोला जाएगा? इलेक्टोर। अब ये इलेक्टोर के 50,000 मेन वोटिंग करेंगे और किसको चुनेंगे? 745 को चुनेंगे। ठीक है, और इन इलेक्टोर्स को कौन चुनेगा? ये जो 50,000 मेन है, इनको कौन इलेक्ट करेगा? तो इनको इलेक्ट करेंगे एक्टिव सिटीजन्स।
ये एक्टिव सिटीजन कितने होंगे टोटल 4 मिलियन। अब ये 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन बनने का क्राइटेरिया क्या है, किसको हम एक्टिव सिटीजन बोलेंगे, तो वो पर्सन, वो मेन जो 25 ईयर्स के अबोव है, 25 ईयर्स नहीं 25 ईयर्स से अबोव है, और साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया चाहिए इसका कि वो अपने 3 डेज के वेजेस के इक्वल टैक्स पे करते रहना चाहिए। अगर कोई पर्सन फ्रांस का सिटीजन है, वो 25 ईयर्स एज का अबोव है, मेन है 25 ईयर्स उसकी एज भी है, साथ ही साथ वो 3 डेज के अपने वेजेस के इक्वल टैक्स पे करता है, यानी उसकी जो भी कमाई होगी 3 दिन की, जो मजदूरी करता हुआ 3 दिन तक उसका जो भी पैसा आता होगा उतना टैक्स कम से कम पे करना ही चाहिए, तभी जाके वो क्या बनेगा, एक्टिव सिटीजन बनेगा। तो यानी फ्रांस के जो सिटीजन्स होंगे एक्टिव सिटीजन्स यानी 4 मिलियन, ये चुनते हैं किनको, ये 50,000 मेन को, फिर ये 50,000 मेन चुनते हैं किसको, 745 मेन जो होते हैं वो नेशनल असेंबली के, यानी इन्होंने चुना इन इलेक्टोर्स को, एक्टिव सिटीजन ने चुना इलेक्टोर्स को, अब ये इलेक्टोर्स चुनेंगे किसको, नेशनल असेंबली को। अब सवाल ये आता है कि बाकी के रेस्ट ऑफ मेंबर्स क्या, तो जो बाकी के रेस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उन्हें कहा जाता है पैसिव सिटीजन। क्या कहा जाता है, पैसिव सिटीजन, यानी जो 25 साल से कम का है या टैक्स पे नहीं करता है, या फिर वो मेन नहीं विमेन है और चिल्ड्रन है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पैसिव सिटीजन बोलेंगे। इन्हें कोई भी तरह का वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इन्हें किसी भी तरह की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता है। और एक बात कि इलेक्टोर बनने का क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, तो जो भी पर्सन हाईएस्ट टैक्स पेयर होगा, जो भी बहुत ज्यादा टैक्स पे करता होगा सब लोगों से, है ना, ज्यादा टैक्स पे करता होगा, उसे परमिशन दी जाती है कि वो इलेक्टोर के इलेक्शन में पार्ट ले सके। ना इलेक्टोर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना। एक्टिव सिटीजन बनने का क्राइटेरिया क्या है, 25 ईयर्स के होने चाहिए आप, मेन भी होने चाहिए, साथ ही साथ आप 3 डेज के इक्वल आपके वेजेस के इक्वल टैक्स भी पे करते रहने चाहिए, तो आप बनेंगे एक्टिव सिटीजन। अगर आप एक्टिव सिटीजन बन गए तो आपको इलेक्टोर्स को वोट देने का मौका मिलेगा, आप अपना इलेक्टोर चुन सकते हो। अगर आपको इलेक्टोर बनना है तो आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, आप हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए तो आप इलेक्टोर बन जाओगे, और फिर आप इलेक्टोर बन गए तो आप नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुन सकते हैं। और बचे हुए बाकी लोग जैसे कि विमेन और वो मेन जो 25 ईयर से कम के हैं, या फिर वो 3 डेज के इक्वल टैक्स पे नहीं कर पा रहे अपने वेजेस के इक्वल, उन सब को पैसिव सिटीजन्स में रखा जाता है। तो ये फ्रांस का जो है नेशनल असेंबली का स्ट्रक्चर है। इस पूरी प्रोसेस से नेशनल असेंबली वाले इलेक्ट होते हैं। यहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो, पहले तो 0 राइट थे, कोई इलेक्शन नहीं, बट थोड़ा सा राइट मिला है, 25 साल वालों को, उसके ऊपर वालों को वोट दे सकते हैं, टैक्स पे करते तो वोट दे सकते हैं, बट ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे यहाँ देखो आप इक्वल राइट्स है सबको, 18 साल या 18 साल के ऊपर हो, कोई भी हो, हर कोई वोट दे सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है हमारे यहाँ ना, कास्ट कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस कुछ भी हो, वो इक्वल वोट देगा और इक्वल वैल्यू होगी वोट की। बट फ्रांस में ऐसे कोई भी प्रोसेस नहीं होती थी। नेशनल असेंबली का ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है, डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा नेशनल असेंबली। सो स्टूडेंट्स, अगर हम नेशनल असेंबली और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, हमें पता चलेगा कि जो पैसिव सिटीजन है, यानी कि जिन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, उनकी पॉपुलेशन टोटल 3 मिलियन है, जिसमें मेन आते हैं, वीमेन आते हैं, चिल्ड्रन, और इसमें वही मेन आते हैं जो 25 ईयर्स के नहीं होंगे, या फिर 25 ईयर्स के तो हैं लेकिन वो 3 डेज वेजेस के इक्वल टैक्स पे नहीं कर पाते हैं। फिर जो दूसरा सिटीजन होता है वो होता है एक्टिव सिटीजन। ये एक्टिव सिटीजन मतलब वो सिटीजन जिनको वोटिंग राइट्स हैं, और ये राइट कब मिलेंगे, जब वो पर्सन 25 ईयर्स का अबव होगा, या फिर वो अपने 3 डेज के वेजेस के इक्वल टैक्स पे कर पाता होगा। इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 4 मिलियन, जो कि 28 मिलियन में से थी। ठीक, उसके बाद ये एक्टिव सिटीजन्स वोट देते थे किनको, इलेक्टोर्स को, जो टोटल कितने चुने जाते थे, 50,000 मेन इलेक्टोर चुने जाते थे, और इलेक्टोर बनने का क्राइटेरिया था हाईएस्ट टैक्स पेयर होना। उसके बाद ये इलेक्टोर जो 50,000 मेन लोग हैं, ये वोट देते थे और चुनते थे किनको, नेशनल असेंबली वालों को। टोटल कितने मेंबर्स, 745 मेंबर्स। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यू गवर्निंग सिस्टम ऑफ फ्रांस जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जब नेशनल असेंबली बन चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तो अब फ्रांस का जो गवर्निंग सिस्टम है, फंक्शनिंग सिस्टम है, वो कैसा हो गया है, उसमें जो चेंजेस आए वो हम देखते हैं। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 काम किए थे, तो 3 में से सबसे पहला मेजर काम था कि 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, है ना। कौन से 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो जो फ्रांस में एक्टिव सिटीजन थे 4 मिलियन, वो चुनते थे इलेक्टोर्स को। अब ये इलेक्टोर चुनते थे नेशनल असेंबली को, और लॉ बनाने वाले का काम नेशनल असेंबली, तो जो लॉ बनाता है उसको बोलते थे लेजिस्लेचर। ठीक, तो नेशनल असेंबली वालों ने किंग को इसमें एग्जीक्यूटिव बनाया था, जो लॉ को इनेबल करेगा।
देखिए इसी शर्त पे लुईस 16 ने परमिशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, कि एग्जीक्यूटिव मैं रहूंगा और मेरे पास रहेगी वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, जुडिशरी या लेजिस्लेचर के किसी भी फैसले को चेंज करने की पावर रखना। यानी चाहे लेजिस्लेचर या जुडिशरी कोई भी फैसला ले ले, उनको आखिर में चेंज कौन कर देगा, किंग ही कर देगा। तो ये पावर देने के बाद ही उसने एग्री किया था किंग ने कि मैं नेशनल असेंबली बना देता हूँ। तो इलेक्टोर्स ने चुन लिया नेशनल असेंबली को, अब ये लॉ बनाएंगे तो ये लेजिस्लेचर कहलाएंगे। अब इनके बनाए हुए लॉ को किंग फॉलो करवाएगा तो वो एग्जीक्यूटिव करवाएगा, और जो जुडिशरी जो इन लॉज को तोड़ने वाले को सजा देगा या लॉज की रक्षा करेगा उसे हम जुडिशरी बोलेंगे। अब ये जुडिशरीज कहाँ से चुने जाते थे, उन एक्टिव सिटीजन्स में से ही वोटिंग के थ्रू चुने जाते थे। तो ये पूरा नया गवर्निंग सिस्टम था फ्रांस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भले ही पावर 3 भागों में बांट दी गई हो, लेकिन फिर भी वीटो पावर किंग के पास ही है। अभी भी क्या है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली डिसीजन ले लिया जाए उसको चेंज करने की पावर कौन रखता है, किंग। इसी को कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर मतलब असेंबली ले ले फैसला या जज कोई फैसला ले ले, उसको चेंज करने की पावर रखना, यही क्या कहलाता है, वीटो पावर कहलाता है। तो अभी भी फ्रांस डेमोक्रेटिक नहीं हुआ है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की बोला गया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला गया है। तो ये हमारा न्यू गवर्निंग सिस्टम था फ्रांस का। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कवर अप करेंगे। आप जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए हमें कि कैसा वीडियो आपको लगा और इसमें आपको क्या डाउट्स है, कमेंट कीजिए। आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरह से आप देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।